नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, जिन भी लोगों को छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम देना है उनसे मैं जो भी बात करना शुरू करूंगा उस बात को आप सुनेंगे और आप कितना भी अच्छा पढ़ लिए होंगे, कितनी भी अच्छी आपकी तैयारी है, आप इसको पढ़ेंगे, एक बार सुनेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं वही बात बताऊंगा जो आपने पढ़ के रखी है, यानी कि नुकसान नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ अखबारी अधिनियम 1915। तो इस पूरे एक्ट को पढ़ने से पहले इसका पूरा इंडेक्स रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक्ट को समझने के लिए ज़रूरी होती है इंडेक्स पढ़ लेना। इंडेक्स पढ़ने से ही 50% आपकी तैयारी हो जाती है। तो इसमें बात की गई है धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरी धारा में आपको परिभाषाएं दी गई हैं, तीसरी आपको पढ़नी नहीं है। चौथी यह कहती है कि यह घोषित करने की शक्ति कौन सी मदिरा क्रमशः देसी मदिरा और विदेशी मदिरा समझी जाएगी। यानी देसी विदेशी मदिरा की बात कहाँ पे की गई है? धारा 4 में। फिर फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा, यानी फुटकर विक्रय होगा कि थोक विक्रय होगी, इसकी परिभाषा कहाँ पे दी गई है? 5 में। कभी कभी दिक्कत ये होती है कि हमसे जब परिभाषा फुटकर और थोक विक्रय की परिभाषा पूछी जाती है तो हम 2 में सोचते हैं कि 2 में होगी, लेकिन 2 में नहीं है, वो 5 में है। ये बात हमें याद रखनी होगी। धारा 6 में क्या बात की गई? अधिनियम की व्यावृत्ति, यानी किस पे अधिनियम, किसने सेविंग क्लास, किसने छूट दी गई है, उसके बारे में 6 में बात की गई है। फिर धारा 7 में हम बात करते हैं स्थापन और उसकी शक्तियाँ, यानी स्थापन जो बनेगा उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, उसके बारे में 7 में है। 7A में है उड़न दस्तों की स्थापना, यानी उड़न दस्तों की स्थापना कहाँ पे की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, 7A में दिया गया है। 8 में है आयात निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति, मतलब आयात निर्यात परिवहन, 3 बातों का जो मना करने की शक्ति है वो कहाँ पे दी गई है? धारा 8 में। फिर धारा 9 में बात की गई आयात निर्यात एवं परिवहन पर निर्बंधन, यानी प्रतिषेध करना और निर्बंधन लगाना। तो प्रतिषेध की 12 बात में 8 में की गई है और निर्बंधन लगाने की बात 9 में की गई है। 10 में बात की गई आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास की आवश्यकता होती है, यानी पहले प्रतिषेध किया गया 8, 9 में निर्बंधन और 10 में उसी चीज़ के लिए पास की आवश्यकता की बात की गई है 10 में। फिर आयात निर्यात एवं परिवहन के लिए पास की आवश्यकता 10 और पास की बात 11। फिर 12 में बात की गई है कि अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए पास समझे जाएंगे। अगर कोई अन्य अधिकारी भी जारी करेगा उसके बारे में बात 12 में की गई है। भारत 13 बात करती है कि मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्त, यानी कि जो मादक पदार्थ होंगे उनका जो निर्माण किया जाएगा उस विनिर्माण के लिए अपेक्षित क्या अनुज्ञप्ति होती है उनके बारे में बात की गई है 13 में। 14 में बात की गई है कि डिस्टिलरियों और भंडारगृहों का स्थापन या अनुज्ञापन, यानी कि डिस्टिलरियों और भंडारगृह की जो स्थापना की जाएगी उसकी बात और अनुज्ञापन की बात 14 में की गई है। डिस्टिलरी ब्रुआरी या भंडारगारक के स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का संध्याय की बात कहाँ पे की गई है? 15 में की गई है। 16 में बात की गई है कि मादक द्रव्यों का साधारणतया कब्जा, ये इंपॉर्टेंट है। 16 सेक्शन क्या है? मादक द्रव्यों का साधारणतया कब्जा, तो वो बात कहाँ पे की गई है? 16 में। 17 में की गई है कि मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्त, यानी मादक जो द्रव्य है उसकी विक्रय की बात 17 में की गई है। 18 है कि विनिर्माण आदि के अधिकार पर पट्टा मंजूर करने की शक्ति, पट्टा मंजूर करने की शक्ति कहाँ पे? 18 में है। 18A है विनिर्माण विक्रय आदि का एकाधिकार प्रदान करना। 18A विनिर्माण विक्रय आदि का एकाधिकार प्रदान करना 18A। 19 है ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा, ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार क्या किया? 19 में है। और अभी आपने देखा था कि अभी ताड़ी, और फिर अभी आपने देखा विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की शक्ति 18 में थी और ताड़ी की 19 में है। फिर 20 में है सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय, यानी विक्रय की बात एक है कि सैनिक छावनियों में जो विक्रय होगा उसकी बात है 20 में। और उससे पहले आपने अभी जो पढ़ के रखा था विक्रय की परिभाषा, तो विक्रय की परिभाषा आपने फुटकर और थोक की 5 में पढ़ा था। फिर एक सेक्शन आप विक्रय से पढ़े थे 17 में, मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्त 17 में। तो विक्रय से आपने 5 पढ़ा, 17 पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो 20 सैनिक छावनियों में मदिरा और विनिर्माण और विक्रय, ठीक है। 21 में है माप और परख के संबंध में अनुज्ञप्त धारियों के कर्तव्य, माप परख के संबंध में अनुज्ञप्त धारियों के कर्तव्य क्या है? 21 में बात की गई है। 22 में बात की गई 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और स्त्रियों के लिए नियोजन का प्रतिषेध, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 22
21 की बात आएगी, 22 में आपको वहाँ पे टिक करना है। फिर 23 में बात की गई 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक पदार्थ का विक्रय, यानी कि दोनों आयु की जो उम्र की बात है 22 और 23 में बात की गई है। 21 में उनको जो है लगाया नहीं जाएगा काम पे, तो 23 में बताया गया है कि उनको जो है बेची नहीं जाएगी, ठीक है। फिर 23A में है मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध, यानी कि विज्ञापन से प्रतिषेध की बात कहाँ पे की गई है 23, कि विज्ञापन नहीं किया जाएगा। तो देखते होंगे कि दारू का विज्ञापन नहीं आता, अगर कहीं मूवी वूवी में आप देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि दारू जो पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको प्रतिषेध, ये सारी बातें आपने देखा होगा। तो बात ये कहाँ पर की गई है 23 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 धारा कहती है लोक शांति के लिए दुकानों का बंद किया जाना, यानी कि अगर लोक शांति के लिए जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है या कोई पर्व होता है तो देखते हो कि दारू 2 दिन से पहले बंद हो जाती है। तो वैसे ही अगर कोई सिचुएशन है लोक शांति के लिए दुकानों का बंद किया जाना, उसके बारे में बात की गई है 24 में। 25 है आबकारी कर योग्य वस्तुओं का शुल्क, यानी कि जितनी आबकारी वाली चीज़ें हैं उन पर कर योग्य जो वस्तुओं पर जो शुल्क होगी उसकी बात 25 में की गई है। ऐसा शुल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति किसके पास है 26। शुल्क की बात जो है लगाने की वो 25 में है, उसका किस तरीके से उनसे लिया जाएगा वो बात 26 में की गई है। 27 में पट्टे की मंजूरी के लिए संदाय, यानी पट्टे की मंजूरी के लिए संदाय की बात कहाँ पे की गई है 27 में। 27 ये है कि संविधान के प्रारंभ होने पर उद्ग्रहित किए जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति यानी छूट की बात की गई 27 से। 28 है अनुज्ञप्ति आदि का प्रारूप और सेवा शर्तें 28 में। 28 में है पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय, 28 में क्या है पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय। 29 में है अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूत लेने की शक्ति। 30 में है परिभाषित त्रुटियां अनियमितताओं तथा लुप्तियों के बारे में बात की गई है 30 में। 31 में है अनुज्ञप्ति आदि की रद्द या निलंबन करने की शक्ति। 32 में है अनुज्ञप्तियों का प्रत्याहरण करने की शक्ति। 33 में है अनुज्ञप्तियों का अभ्यारण करने की शक्ति। 34 में विधि द्वारा विनिर्माण परिवहन कब्जा विक्रय आदि के लिए शक्ति। 35 में है किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्माण को परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए शास्ति, यानी कि अगर आप बना रहे हैं इनको, अगर उसको परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके बारे में दंड है 35। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर 36 है अवैध कब्जे के लिए शास्ति, अगर अवैध कब्जा रखते हो तो उसके लिए दंड की बात कहाँ पे गई है 36 में। 36 है किसी स्थान को सामान्यतः मदिरा पान गृह के रूप में खोलने रखने या उपयोग में लाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान की देख रेख उसका प्रबंधन या नियंत्रण करने के लिए या ऐसे किसी स्थान के कारोबार या का संचालन करने में सहायता करने के लिए दंड की बात है 36 है। 36B में बात की गई किसी सामान्य मदिरा पान गृह में मत पाए गए जाने के लिए मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए पाए जाने की शस्त्र है 36B। 36B से लेकर 36 ये आप जितने भी 36 का जो है वो आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें नहीं की गई। 37 को हम देखेंगे उन अपराधों के लिए शस्त्र जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, ये उन अपराधों के लिए दंड जिनके लिए उपबंध नहीं है, उसकी बात 37 में की। 38 में है अनुज्ञप्त विक्रेताओं के लिए कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शस्त्र, 38 आप देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप 41 देख लेना, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय पर या कब्जा 41 देख लेना। फिर उसके बाद आप देख लेना 45 और 46। 45 क्या बात करती है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड। फिर 46 बात करती कतिपय वस्तुओं का अधिहरण के दायित्वाधीन होना। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है सेक्शन नंबर 50 पे। 50 क्या बात करती है भूधारक तथा अन्य व्यक्ति इतला देंगे। तो फिर 51 क्या करते हैं विनिर्माण और विक्रय के स्थानों पर प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए जो धारा है 58 पर गिरफ्तारियाँ तलाशियाँ आदि किस प्रकार की जाएंगी 58 में है। 159 है वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले उपसंजात के होने के लिए प्रतिभूत। 59 ये भी आपको तैयार करना है अधिनियम के अधीन कतिपय अपराध अजमानती होंगे। फिर उसके बाद आपको देखना है 61 की अभियोजनों का निर्बंधन, ठीक है। 61A आपको देखना है राज्य साक्षी होने पर अभियुक्त को क्षमादान। 61A इंपॉर्टेंट है। 61B परिभाषा है। 61 जो है C की बात करता है कार्य क्षेत्र का विस्तार। फिर उसके बाद आपको देखना है डायरेक्ट आ जाना 62 पे। 62 है नियम बनाने की शक्ति। फिर उसके बाद आपको देखना है 64 शासन को जो है 7 धनों की वसूली। फिर आप आ जाइए 68 पे वादों के लिए परिसीमा क्या है, इसको भी आप लोग को देख के जाना है। और 69 जो है अधिनियमों का निरसन। इस तरीके से इसमें कुल 69 सेक्शन थे
आप सभी को मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया। फिर हम लोग अब शुरुआत करते हैं जो इसमें डाटा दिया गया है इस पुस्तक में, लॉ फाइटर में, उसको देखते हैं। ये बात करती है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1 नवंबर 2000 से लागू है, यानी कि जितने भी अधिनियम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जिस दिन निर्माण हुआ उसी दिन से ये सारे जो मध्य प्रदेश में कानून लागू थी उन्हीं को डायरेक्ट यहाँ पे लागू करवा दिया। तो लगभग डेट सबकी उन्हीं है। क्या है? 1 नवंबर 2000 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी है। जो पुराने अधिनियम जो एग्जैक्ट लागू हो गए थे उनकी बारे में जो लागू होने की तिथि है वो प्रभावी होने की तिथि 1 नवंबर 2000 से। ठीक है। अगली बात ये क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ अखबारी अधिनियम 2020 द्वारा एजेंसी शब्द अंतः स्थापित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एजेंसी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 2020 द्वारा। धारा 38A में 300 रुपये तथा 2000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये या 50,000 रुपया कर दिया गया। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि 38A में क्या हुआ है, 300 रुपये के स्थान पर 10,000 हो गया है और 2,000 रुपये के स्थान पर 50,000 हो गया है। 38A के जो पश्चात परंतुक जोड़ा गया है, ये भी बात आपको याद रखना है संशोधन के द्वारा। 39 प्रतिस्थापित कर दी गई, ये भी आपको याद रखना है। धारा 44 के प्रथम परंतुक के पश्चात परंतुक जोड़ा गया है, ये भी किसके द्वारा हुआ है, सब 2020 के संशोधन के द्वारा। पहली बात 38 के अंतर्गत क्या किया गया, 300 रुपये के स्थान पर यहाँ पर 10,000 कर दिया, 10,000 कर दिया और 2,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपया कर दिया गया। 38A के परंतुक जोड़ा गया है, 39 प्रतिस्थापित कर दी गई, 44 में परंतुक के स्थान पर पश्चात परंतुक जोड़ दिया गया है। एजेंसी की परिभाषा क्या है? एजेंसी से अप्रेत कंपनी अधिनियम 2013, भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत कोई फर्म आती है या प्रोप्राइटरशिप फर्म आती है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मादक द्रव्य से क्या समझते हैं कि मादक द्रव्य से कोई भी मदिरा या मादक औषध अप्रेत है। मादक द्रव्य से क्या संबंधित है? कोई भी मदिरा या मादक औषध अप्रेत है। क्लियर। बियर के अंतर्गत क्या आता है? बियर के अंतर्गत एल या स्काउट या पोर्टर तथा समस्त अन्य जो किद्वित मदिराएँ आती हैं जो सामान्यतः मल्ट या द्रव्य से बनी होती हैं। यानी बियर के अंतर्गत आपको एल को देखना पड़ेगा, दूसरी बात आपको स्काउट को देखना होगा, पोर्टर को देखना होगा और समस्त अन्य किद्वित जितना भी किण्वन के द्वारा बनाया जाता है वो सब बियर के अंतर्गत आता है। तो पहली चीज़ एल, स्काउट और पोर्टर, और फिर क्या चीज़ है, अन्य सभी किद्वित मदिराएँ, और मल्ट भी इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, ये हो गया बियर। बियर के बाद है बी प्रकृत। बी प्रकृत क्या होता है? बी प्रकृत से अप्रेत है मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीत से अनुपयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। यानी कि जो बियर पीते हैं उनको इस तरीके से दारू को चेंज कर देना जो मानवीय उपयोग में रह ही न जाए, तो उसके बारे में बात की गई है, बी प्रकृत की बात की गई है। फिर आबकारी कर योग्य वस्तुओं से अप्रेत क्या है कि आबकारी कर योग्य वस्तुएं क्या होती हैं, तो उसमें आपको 3 बताया गया है। पहली बात बताई कि मानवीय उपयोग के लिए कोई भी अल्कोहलिक मदिरा वो कर योग्य होगी, कोई भी मादक औषध वो भी कर योग्य होगी। नारकोटिक ड्रग्स एवं साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 की धारा 2 के जो है जहाँ पर आप जब जाओगे तो उसमें जो भी बात परिभाषित की गई वो सब क्या होंगी, आबकारी कर योग्य वस्तुएं होंगी। फिर मादक औषध से अप्रेत क्या है? मादक औषध से अप्रेत है भारतीय भांग के पौधे की पत्तियां, छोटे डंठल, फूलने और फलने वाले सीरे और उनके अंतर्गत भांग, सिद्धि या गांजा के नाम से ज्ञात होता है, 2 विलुप्त कर दिया गया है। फिर मादक औषध के उपयुक्त रूपों में से किसी भी रूप का मिश्रण जो निष्प्रभावी सामग्रियों सहित या रहित या उसमें से तैयार किया गया हो, कोई पेय हो, कोई ऐसा अन्य मादक या स्वापक वस्तु जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषध घोषित करे जो नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइक्लोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में यथा प्रभाषित है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये मादक औषध के अंतर्गत है। भारतीय भांग के जो पौधे हैं, डंठल है वो, या उससे जो निर्मित चीज़ें हैं उनकी बारे में बात की गई है, या बात की गई है जो इस एक्ट के अंतर्गत परिभाषित किया गया है 1985 के अंतर्गत। फिर मदिरा की बात की गई, मदिरा से क्या समझते हैं? तो मदिरा से विपरीत मादक मदिरा है और उसके अंतर्गत छिका मसार या स्पिरिट ऑफ वाइन या स्पिरिट या शराब या ताड़ी, बियर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने होते हैं या इसमें अल्कोहल हो, तथा कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मदिरा घोषित करे। तो मदिरा में आपने सबसे पहली बात देख ली है कि मादक मदिरा के अंतर्गत क्या आता है, जो है दक्षिका सार या स्पिरिट या शराब या ताड़ी या बियर या ऐसे समस्त जो तरल पदार्थ हैं जो अल्कोहल से बने हों, वो सब किस में आते हैं,
मदिरा के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण से क्या होता है संबंध कि विनिर्माण से ऐसी प्रक्रिया चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम आती है जिसके द्वारा कोई भी मादक द्रव्य उत्पन्न या तैयार किया जाता है और उसके अंतर्गत पुनः आसवन करने तथा मदिरा का परिशोधन करके सुस्वादु बनाने और सम्मिश्रण करने या उसे रंग देने की प्रक्रिया भी आती है। यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी कृत्रिम या प्राकृतिक तरीके से क्या किया जाता है, मादक द्रव्य को उत्पन्न किया जाता है या उसका तैयार किया जाता है या उसका पुनः आसवन के द्वारा तैयार किया जाता है या परिशोधन के द्वारा उसको स्वाद बनाया जाता है, उसका रंग बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। होटल से क्या अभिप्रेत है, होटल से अभिप्रेत है ऐसा भवन या भवन का भाग जहां आवासीय सुविधा वाणिज्यिक उद्देश्य से या मौद्रिक विमर्श हेतु प्रदान की गई है। होटल की परिभाषा इसमें 29A में बात की गई है कि होटल के अंतर्गत वो आएगा जो आवासीय सुविधा होगी, जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है या मौद्रिक विमर्श हेतु बनाया गया है। कि मतलब हम लेन देन की बात करेंगे, कॉमर्शियल बातें, उनके लिए जो बनाया गया वो होटल होगा। 4 के अंतर्गत देखना है। 4 के अंतर्गत राज्य सरकार घोषित करती है कि कौन सी जो मदिरा है देसी है अथवा विदेशी मदिरा। ये कहाँ पे बात की गई है, 4 में बात की गई है। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। फिर फुटकर विक्रय की मात्रा का निर्धारण धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। वो क्या कौन करता है, राज्य सरकार। फुटकर विक्रय की मात्रा का निर्धारण कहाँ पे बात की गई है, धारा 5 में, जो राज्य सरकार करती है। फिर फुटकर विक्रय की घोषित मात्रा से अधिक मात्रा में किसी भी मादक द्रव्य के विक्रय को थोक विक्रय समझा जाएगा। यानी फुटकर जितनी भी बातें हैं, जितना भी मदिरा बात की गई है धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार जो बताती है उससे ज़्यादा अगर बेचोगे आप तो उसको थोक विक्रय माना जाएगा। फिर बात की गई है अखबारी अधिनियम की कोई भी बात, कस्टम एक्ट 1878, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 और कंडोनमेंट एक्ट 19 के उपबंधों के प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि अखबारी अधिनियम की कोई भी बात कस्टम एक्ट पर लागू नहीं होगा और 1894 एक्ट और 1990 के एक्ट के उपबंध पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फिर आपको याद करना है अखबारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। अखबारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। कहाँ पे करता है, धारा 7 के अंतर्गत करता है। धारा 5 आपकी तैयार होगी, फुटकर विक्रय की मात्रा, और 7 आपको तैयारी करना है अखबारी आयुक्त की नियुक्ति। 7A के अंतर्गत क्या बात करी गई है, 7A के अंतर्गत राज्य सरकार उड़न दस्तों की स्थापना कर देगा। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 7A, उड़न दस्तों की स्थापना। फिर इसमें बात की गई कि मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास कलेक्टर द्वारा मंजूर किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मादक द्रव्यों के आयात निर्यात परिवहन के लिए कौन मंजूर करता है, तो कलेक्टर मंजूर करता है। परंतु ऐसे मादक द्रव्यों पर जिन्हें कि अखबारी आयुक्त समय समय पर अवधारित करे, आयात निर्यात परिवहन के पास केवल अखबारी आयुक्त द्वारा नियुक्त है। कुछ ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो आयात निर्यात का कलेक्टर करेगा, लेकिन ऐसे जिसमें मादक द्रव्यों को जिन्हें अखबारी आयुक्त समय समय पर अवधारित करेगा उसके लिए पास कौन करेगा, वो अखबारी आयुक्त करेगा। तो अखबारी आयुक्त की आपने नियुक्ति पड़ी थी 7 में। 11 में बात की गई है, 11 में बात की गई है कि धारा 11 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास जारी करने की शक्ति कलेक्टर एवं आयुक्त को होगी। मतलब जो पास जारी करने का जो अधिकार है कलेक्टर और आयुक्त के पास, ये बात कहाँ पे की गई है, 11 में। 13 आपको पढ़ना है, धारा 13 के अधीन मादक द्रव्यों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है। यानी कि जब भी हम विनिर्माण उनका करेंगे तो उसके लिए हमें लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बारे में बात कहाँ की गई है, 13 में। ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों को छिद्रित करने के समय में अपना ताड़ी निकालने के समय में अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है। यानी कि जब उसमें ताड़ी निकालने के लिए, छिद्रित करने के लिए उस समय लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपकी हो गई। धारा 13 के उपबंध गृह उपभोग के लिए मदिरा के विनिर्माण को ऐसे क्षेत्रों में जैसे कि संबंध में राज्य सरकार विनिर्देश के लागू नहीं है। मतलब घर में बनाने के लिए बात लागू नहीं होगा, जो क्षेत्र वो बता देगा। धारा 14 क्या कहती है, धारा 14 के अंतर्गत अखबारी आयुक्त जो है डिस्टिलरियों की स्थापना कर सकता है। यानी डिस्टिलरियों की स्थापना कौन कर सकता है, अखबारी आयुक्त कर सकता है। किस धारा में उसको अधिकार है, धारा 14 में अधिकार है। क्लियर। धारा 16 क्या बात करती है, धारा 16 के अधीन राज्य सरकार किसी भी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए मात्रा की सीमा विहित कर सकती है। यानी कि कितनी मात्रा में दारू रखी जाएगी, कितना नहीं रखा जाएगा, उसके बारे में सीमा निर्धारित कौन कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। और किस धारा में, धारा 16 के अंतर्गत। फिर बात करी जा रही है कि कब्जे में रखे गई विहित मात्रा के लिए अनुज्ञप्ति या पास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विहित मात्रा से अधिक मादक द्रव्य की मात्रा कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है। लेकिन यदि सामान्य वाहक या भंडार के कब्जे में तो अनुज्ञप्ति के पास अनुज्ञप्ति नहीं होगा।
धारा 17 क्या बात करती है? धारा 17 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है। मादक द्रव्य के जो द्रव्य के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस आवश्यक है, परंतु क्या नहीं है? किसी भी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति ऐसी ताड़ी किसी भी अनुज्ञप्त के लिए बिना ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का निर्माण या विक्रय करने के लिए अनुज्ञात है। यानी कि जो भी व्यक्ति जो पेड़ लगाता है वो ताड़ी बनाएगा तो वो किसी भी लाइसेंसधारी को बेच सकता है, उसके लिए अनुज्ञप्त जरूरी नहीं है। भांग के पौधे की खेती करने के लिए धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति पौधे के उन भागों का जिनके मादक औषधि का निर्माण किया जाता हो तो उसका उत्पादन किया जाता हो, इस अधिनियम के अधीन उनका व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्त व्यक्ति को या किसी भी ऐसे ऑफिसर को जिससे आबकारी आयुक्त विहित करे अनुज्ञप्त के बिना विक्रय कर सकेगा। यानी कि भांग के पौधे हैं, उनकी जो ऐसी जो चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं उनको वो बेच सकते हैं, उनके लिए उनकी अनुज्ञप्त लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती जो उनका उत्पादन कर रहे हैं। इस धारा की कोई भी बात किसी भी ऐसे विदेशी मदिरा के विक्रय को लागू नहीं होगी जो किसी भी व्यक्ति द्वारा उस अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक प्राप्त की हो और उसके द्वारा बेची गई हो, उसके स्थान छोड़ने पर या उसकी मृत्यु के बजाय उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधियों की ओर से बेची गई हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो गया। फिर अगली हम बात करेंगे 17(3) की। 17(3) में क्या कहा गया है कि मदिरा के विक्रय की अनुज्ञप्ति केवल अनुज्ञप्त प्राप्त दुकानदारों के मध्य से दी जाएगी। मतलब मदिरा के विक्रय की अनुमति जो है केवल अनुज्ञप्त प्राप्त दुकानों से ही दी जाएगी। ऐसी दुकानें राष्ट्रीय अथवा राज्य मार्ग से अथवा राजमार्ग के सर्विस रोड के बाह्य रेंज से 500 मीटर की दूरी की परिधि के भीतर अवस्थित नहीं होंगे। यदि ऐसी परिधि के भीतर अनुज्ञप्त प्राप्त होटल के परिसर में मदिरा की आपूर्ति की जाएगी, परंतु यह कि उपरोक्त प्रावधान उन राष्ट्रीय राजमार्ग को लागू नहीं होंगी जो किसी नगरीय क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। यानी कि मतलब आपसे ये बताया गया कोई राष्ट्रीय मार्ग होगा उसकी 500 परिधि के भीतर कोई भी मदिरा की दुकान का विक्रय नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए रोड कोई है, राष्ट्रीय मार्ग है, राज्य का मार्ग है, तो वो अगर मान लीजिए किसी शहर से होकर गुजरती है तब ये नियम लागू नहीं होंगे और वहीं पे ये ट्रक वाले क्या करते हैं, दारू ले लेते हैं। ठीक है, इसी का फ़ायदा उठा के फिर एक्सीडेंट होता है। ये भी होना चाहिए कि भाई अगर किसी शहर से भी होकर गुजरे तो वहाँ पर भी ये नहीं होनी चाहिए। आप सब इस बात से हमारी सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर अगली बात कही जाती है कि राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर ऐसी कालावधि के लिए जिससे वह उचित समझे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी मदिरा या मादक औषधि का विनिर्माण करने या थोक से प्रदाय करने या दोनों का या थोक या फुटकर विक्रय करने या विनिर्माण करने या थोक से प्रदाय करने या तथा फुटकर विक्रय का अधिकार किसी भी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है। यानी कि किसी राज्य सरकार क्या है, विनिर्माण करने का, थोक फुटकर बेचने का, विनिर्माण थोक प्रदाय करने की, ये सारा अधिकार पट्टे पर देने का अधिकार किसके पास है, ये राज्य सरकार के पास है। फिर अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन किसी पट्टेदार को उसके पट्टे के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञप्त मंजूर कर सकेगा और जब पट्टे में कोई भी ऐसी शर्त ना हो जो उप पट्टे पर देने का प्रतिषेध करे तो वह पट्टेदार द्वारा आवेदन दिए जाने पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी उप पट्टेदार को अनुज्ञप्त मंजूर कर सकता है। यानी कि जिसको सरकार बेचने के लिए, निर्माण करने के लिए, प्रदाय करने के लिए अगर कोई लाइसेंस देता है पट्टे पर राज्य सरकार, तो वो उप पट्टेदार को भी दे देता जब तक वैसे कोई नियम कानून नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। फिर अगली बात हम करने जा रहे हैं, अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशील रहते हुए राज्य शासन द्वारा एकाधिकार राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य जो है बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश भारत निर्मित विदेशी मदिरा के फुटकर या थोक विक्रय हेतु सौंपा जा सकता है। यानी कि विदेशी मदिरा को भी सौंपा जाता है किसके 18A के अंतर्गत। 18A फिर बात करी जाती है कि उस पर आबकारी आयुक्त उपरोक्त प्रयोजन हेतु शासन द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवश्यक अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगा 18A के अंतर्गत। फिर धारा 19 बात क्या करती है कि जब ताड़ी के विनिर्माण का अधिकार धारा 18 के अधीन पट्टे पर दे दिया गया है तो राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की लिखित अनुज्ञा का वही बल तथा प्रभाव होगा
जैसा उस प्रयोजन के लिए कलेक्टर से प्राप्त की गई अनुज्ञा का होता है। ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 19 में। धारा 20 क्या बात करती है? किसी भी सैनिक छावनी के सीमा के भीतर तथा सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जिससे केंद्रीय सरकार किसी मामले में विहित करे मदिरा के फुटकर विक्रय के लिए कोई भी अनुज्ञप्त समादेशक अधिकारी की जानकारी तथा सम्मत की मंजूरी की जाएगी, अन्यथा नहीं किया। मतलब छावनी वावनी है, अगर मान लो कोई अपने सैनिक रह रहे हैं वहाँ पर जब दारू वारू बेचने का ये लाइसेंस सरकार भी अगर देगी तो क्या होगा कि उनके जो समानुदेशक अधिकारी उनको जानकारी दी जाए, उनकी बिना मंजूरी के ये काम नहीं हो सकता है। ये तो 22 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करके जाना है। 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का अपने परिसर में उपयोग किए जाने के लिए या विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञा है उन घंटों के दौरान जिसमें ऐसा परिसर कारोबार के लिए खुलता है, किसी पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम हो या किसी स्त्री की आयु तो पारिश्रमिक पर या पारिश्रमिक के बिना ऐसे परिसर के किसी ऐसे भाग जिसमें लोगों द्वारा ऐसे मादक द्रव्य का उपयोग किया जाता है उपयोजित नहीं किया जाएगा या नियोजन किए मन की आज्ञा नहीं होगी। धारा 22 बात करती है। फिर 23 है कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषध के विक्रय का प्रतिषेध। 23 ए है जो विज्ञापन के बारे में रोक लगाता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे विज्ञापन प्रकाशित किया जाना अपराध है होगा, जो कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित करेगा उसके लिए सज़ा का प्रावधान है 6 मास तक के कारावास से जुर्माना जो 2000 रुपये तक होगा कर सका दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए याद रखना कि 23 ए में विज्ञापन की बात है। विज्ञापन के लिए कोई करेगा तो 6 महीने का दंड भोगेगा और या जुर्माना उसको पड़ेगा 2000 रुपये तक। क्लियर हो गया? धारा 23 है। फिर 24 ने बात की गई है कि लोक प्रशांति के परिक्षण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दुकान बंद करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है। कौन दे सकता है? जिला मजिस्ट्रेट। फिर है आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए विहित शुल्क पर 10% अधिकार दे होगा, यानी कि जो भी आबकारी योग्य वस्तुएं हैं उन पर कितना शुल्क दे होगा? 10% अधिकार दे होगा। धारा फिर आपको डायरेक्ट धारा 31 पढ़नी। धारा 31 के अंतर्गत अनुज्ञापत्र या पास मंजूर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलंबित कर सकता है। जो मतलब जारी कर सकता है वो निलंबित कर सकता है धारा 31 के अंतर्गत। ऐसे निर्बंधों के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार विहित करे इस अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञापत्र या पास मंजूर करने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलंबित कर सकेगा। पहली बात है कि यदि उसके धारक द्वारा दे किसी भी शुल्क या फीस या समयक संदाय ना किया गया हो, अगर समय से संदाय नहीं किया तो उसको रद्द कर सकता है। ये बात सारी बातें चल रही हैं आपकी 31 की। फिर बी में बात है यदि उसके धारक द्वारा या उसके सेवकों में से किसी के भी द्वारा या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके निर्बंधन या शर्तों में से कोई भी जो है भंग होने की दशा में या यदि उसका धारक या उसके सेवकों में से कोई भी सेवक या उसका अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति उस अधिनियम के या राज्य के संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन या 1930 के अधिनियम या 1889 के अधीन कोई अधिनियम है किसी भी ऐसी धारा के अधीन जो इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दंड संहिता में पुनः स्थापित की गई हो, किसी भी धारा द्वारा सिद्धोष ठहराया जाए या यदि उसका धारक किसी भी प्रासंगिक या जमानती अपराध का सिद्धोषी है, यदि उसका धारक 1878 की धारा 167(8) एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है या कोई अनुज्ञप्त अधिकारी धारा के अधीन मंजूर किए गए किसी भी पट्टे के धारक के आवेदन पत्र पर मंजूर किया गया हो तो ऐसे पट्टेदार की लिखित अध्यक्षता पर या अनुज्ञप्त जो है कर देगा। तो इतनी बातें आप सभी को याद करना है। धारा 32 भी आपको याद करना है, अनुज्ञप्त का प्रत्याहरण कर सकेगा, धारा 32 में बात की गई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग सब लोग क्या करना, धारा 33 पढ़ लेना। धारा 33 क्या कहती है? इस अधिनियम के अधीन मादक द्रव्य का विक्रय करने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्त का कोई भी धारक अनुज्ञप्त का अभ्यार्पण करने के अपने आशय की 1 मास पूर्व लिखित, बस यहाँ से 33 में यह याद करना है कि मादक द्रव्य का जो विक्रय करने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक जो है अनुज्ञप्ति का अभ्यार्पण करने के अपने आशय की 1 मास की लिखित सूचना का जो उसके द्वारा कलेक्टर को दी जाएगी अवसान हो जाने पर अनुज्ञप्ति के लिए उस शेष कालावधि के लिए जिसके लिए ऐसा अभ्यार्पण न किए जाने की दशा में वह चालू रहती है, दे फीस का संदाय कर देने पर अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यार्पण कर सकेगा। ये बात कहाँ पर है? 33 है, यानी कलेक्टर से कर देगा। फिर धारा 34 क्या कहती है? विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए दंड की बात है, धारा 34 में इंपॉर्टेंट है। धारा 34(1) के अनुसार जो कोई
अधिनियम की किसी उपबंध के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किसी आदेश या किसी अधीन मंजूर की अनुज्ञप्त के पास किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो किसी भी मादक द्रव्य का निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण करेगा, कब्जे में रखेगा, तो धारा उन मामलों के सिवाय जिनके लिए धारा 38 में उपबंध किए गए हैं, कोई मादक पदार्थ बेचेगा या भांग की खेती करेगा या ताड़ी उत्पादन करेगा या आसानी के द्वारा निर्माण करेगा, ताड़ी से भिन्न मादक द्रव्य का कोई निर्माण करेगा, तो क्या होगा, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई, स्थापित की गई, चलाई जा रही है भंडार गृह का, तो किसी मदिरा को बोतल में भरेगा तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञप्त के ये सारे काम करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, 6 मास से कम नहीं होगा, जो 2 वर्ष तक के हो सकेगा, और जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा और 50,000 रुपये तक हो सकेगा। ये आपको मैंने पहले बता दिया था धारा 38 में जो चेंज हुआ था। ठीक है, इतनी सारी बातें होने के बाद अब हम बात करेंगे धारा 34(2) के। धारा 34(2) क्या कहती है, फिर मतलब अगर दोबारा मतलब दंड की यहाँ पे बात है कि अगर पहली बार अगर अपराध करोगे, ये सब अगर निर्माण करने का तुमको मतलब मना कर दिया गया है, आप बिना अनुज्ञप्ति के कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हें बताया गया था कि जो अपराध के लिए जो 5-7 वर्ष की दंड, पहला दंड तो वहाँ पर 2 वर्ष तक से कम नहीं होगा, मतलब 6 महीने से कम नहीं होगा, 2 वर्ष तक होगा। लेकिन परंतु जब कोई इस धारा के अंदर दोबारा करता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, 1 वर्ष से कम नहीं होगा जो कि 5 वर्ष तक के दंड हो सकेगा, जो 20,000 रुपये से कम नहीं होगा तो 2 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखना है कि 34(2) के अनुसार अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति धारा 1 के खंड का या खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाए तथा अपराध का पता लगता के समय या उसके दौरान पाए गए मादक द्रव्य की मात्रा 5 बाल्कन लीटर से अधिक हो तो वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी 3 वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 1 लाख रुपये तक हो सकेगा। ये सारी बातें याद रखना है। परंतु जब कोई व्यक्ति दोबारा यही काम करेगा तो 5 वर्ष तक की जो दंड होगा वो 2 वर्ष से कम नहीं होगा, 5 वर्ष तक होगा, 50,000 रुपये होगा से कम नहीं होगा, 2 लाख रुपये होगा। जो अभी 25,000 रुपये था 1 लाख तक, वो अब बढ़ के हो जाएगा 50,000 रुपये और 2 लाख रुपये तक। धारा 34(3) क्या कहती है कि धारा जो उपधारा 1 के खंड ए और बी के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे अपराध का पता समय पड़ने पर पाई गई मदिरा की मात्रा जो है 5 बाल्कन लीटर से अधिक है तो वह समस्त मात्रा के लिए जो उसके लिए दंडित किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर बात की गई है कि यदि ऐसा कोई अपराध करता है तो उसके लिए जो धारा 31 के अंतर्गत किसी बात के होते भी यथापूर्वक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो इस तरीके से ये जितनी भी धाराएं हैं जहाँ पर बात की गई है दंड की, ये सारे आपको दंड क्या करना है, एक बार लिस्ट बना लेना और लिस्ट बनाकर याद करके जाना है। 35 क्या कहती है, किसी विकृत स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मित को परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए दंड। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई विकृत स्प्रिट है उसको परिवर्तित कर रहा है तो उसके लिए दंड की बात की गई है। तो इसके लिए दंड की बात आप क्या कर रहे हैं, दंड की बात यहाँ पर करें कि वह कार्रवाई जिसकी अवधि 2 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी। समझ रहे हो, अगर कोई व्यक्ति जो दारू वारू बनाई गई है अगर उसमें कोई मिलावट कर रहा है उसको दूसरे रूम में परिवर्तित कर सकता है तो उसको लिए दंड की जो बात है 2 मास से कम नहीं होगा, 2 वर्ष तक की हो सकेगी। और जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 25,000 रुपये तक हो सकेगा। परंतु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के द्वितीय अपराध फिर से करेगा तो 1 वर्ष से कम नहीं होगी, उसके लिए दंड की बात 1 वर्ष से कम नहीं होगा और वो 6 वर्ष तक की हो सकता है। और जुर्माने 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, 5,000 रुपये से कम नहीं होगा और 50,000 रुपये तक की हो सकेगा। यानी कि कोई मिलावट का काम कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर दंड की बात की गई है। फिर है अवैध कब्जे के लिए सस्ते, अगर कोई अवैध कब्जा करके कर रहा है उसकी बात धारा 36 में की गई। जो कोई यह जानते हुए कि किसी मादक द्रव्य का विधि विरुद्ध आयात, परिवहन, निर्वहन या सब किया गया है उसका अगर वो कब्जा रखता है तो उसके लिए 3 मास से कम का दंड नहीं होगा और 5 वर्ष तक का हो सकेगा। और जुर्माना 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा, 5 लाख रुपये तक जुर्माना
हो सकता है। ये बात कहाँ की गई? 36 में कब्जे से संबंधित। 36A में भी दंड की बात की गई। 36A दंड में किस लिए है? किसी स्थान को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए, या किसी भी ऐसे स्थान की देखरेख, उसका प्रबंधन या नियंत्रण करने के लिए, ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने में सहायता करने के लिए दंड की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दंड की जो बात की, केवल हमको दंड यहाँ से देखना है। दंड है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगा, 1 वर्ष से कम नहीं हो सकता है। कारावास जो जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा और 25,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। द्वितीय करेगा तो 2 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना 10,000 रुपये से कम नहीं होगी, किंतु 5,000 रुपये तक के हो सकेगा। दोनों में से किसी एक दंड की बात की गई है। तो ये सारी दंड की धाराएं आप सभी को पढ़ लेना है। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे धारा 39 की। धारा 39 क्या कहती है कि अनुज्ञप्तियों आदि द्वारा औचार किए जाने के लिए दंड। यहाँ पर आपको दंड देख लेना है, इसको भी आप पढ़ लेना। तो जितनी भी धारा हैं जो दंड है उनकी आप एक लिस्ट बना लेना, और लिस्ट बना के बहुत अच्छे से हम आप सभी को अपने टेलीग्राम विनीत वर्मा पे आप जाइएगा, वहाँ पर मैं भेज दूँगा इसके लिए। तो दंड वाली सारी मैंने वहाँ पे आपको दे देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे धारा 44 की, कि अगर सेवकों के कार्य के लिए अनुज्ञप्तिधारी का आपराधिक दायित्व क्या होगा, उसके बारे में बात की गई है। ये बात कहाँ पे केवल ऐसे ही पूछा गया था कि सेवकों के कार्यों के लिए अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व क्या होगा, किस धारा में बात की गई? धारा 44 में। फिर हम लोग धारा 44 के बाद जो पढ़ेंगे, जो धारा 49 पढ़ेंगे। धारा 49 आपकी इम्पोर्टेंट है। धारा 49 कहती है कि तंग करने वाली, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के लिए शास्ति। तो इसके बारे में दंड की बात कहाँ पे की गई? धारा 49 में। केवल हमको धारा याद करना है, उसके अंदर की चीज़ों को नहीं पढ़ के जाना है। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लोड लेकर हमको नहीं जाना है। फिर हम लोग बात करेंगे जो है धारा, डायरेक्ट आ जाइए धारा 62 पे। धारा 62 क्या कहती है कि 62 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किस पे है? राज्य सरकार पर। धारा 66A भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान कर दिया जाएगा। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आयोजित किया जाए, तब अपराध की जांच या विचारण करने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये पूछा जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएं, किसी अभियुक्त को व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध से संबंधित समस्त तथ्यों को पूर्णतः सत्य प्रकट कर देगा। अगर मतलब जानकारी सत्य दे देगा, उसके बारे में बात कहाँ पे की गई है? तो 66A में कर सकता है। कौन अधिकारी कर सकता है, ये वहाँ से पूछा जाता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर। फिर धारा 67 हमको पढ़ना, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण। धारा 67 के अंतर्गत किया गया कि जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत कार्य करेगा तो उसके लिए उसके सद्भावना से तो उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बात की गई है 67 में। 68 बात करता है कि वादों के लिए परिसीमा इम्पॉर्टेंट है, ये याद करके जाना। परिसीमा की बात कहीं भी होती है तो वो इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो कि इस अधिनियम के अनुसरण में की गई हो या जिसका किया जा चुकना अभिकथित हो सरकार के विरुद्ध या किसी भी अबकारी, पुलिस या भू राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाए जब तक अगत कार्य की दिनांक से 6 मास के भीतर वाद संचित ना कर दिया गया हो। यानी 6 महीने के अंतर्गत किया जाएगा, उसके बाद वाद नहीं करने को दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे एक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन थी मैंने एक बार आपको दोहरा दिया। आप सभी इतना पढ़ लेना, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, हम आप सबसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।